हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से करते जा रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सीटेट की जो हिंदी पेडागोजी है उसकी हम मैराथन लेके आए हैं। और जो मेरी पिछली क्लास है उसमें हमने सीडीपी अपनी कंप्लीट कर ली थी मात्र 1 घंटा 10 मिनट में। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ये क्लास रहेगी उसमें मैं आपको 28, 29, 30 इनके बीच में मार्क्स दिलवा दूंगा और बहुत जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि जो भाषा अर्जन है ना, जो भाषा अर्जन है वो क्या होता है। तो भाषा अर्जन का मतलब होता है, अर्जन मीन्स क्या होता है, अर्जन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को गेन करना, है ना, किसी भी चीज़ को गेन करना। एक मिनट, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। और ठीक है, किसी भी चीज़ को गेन करने का मतलब होता है भाषा का अर्जन करना, मतलब हो गया भाषा को गेन करना। ठीक है, तो ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना किसी से। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आप नॉलेज अर्जित कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। ठीक है, एक्वाइजेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्वाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो स्वाभाविक होता है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये जब आप बर्थ होता है, जब किसी बच्चे का जन्मजात ये क्षमता उस बच्चे को मिली होती है कि वो भाषा को गेन कर सकता है। ठीक है, और जैसे हमारे आसपास का कोई वातावरण है, कोई एनवायरनमेंट है, अगर मेरे घर में हिंदी बोली जाती है तो मैं हिंदी भाषा को गेन करने में बहुत सुलभ रहूँगा, बहुत इजी टू गेन रहेगा मेरे लिए कि मैं हिंदी सीख सकूँ। या मैं तमिलनाडु में पैदा हो रहा हूँ तो मैं तमिल लैंग्वेज या तेलुगु या मलयालम जो भी लैंग्वेज वहाँ की है मैं उसको बहुत इजीली गेन कर लूँगा, क्योंकि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत उस चीज़ के लिए सुटेबल है। ठीक है, अब जैसे ब्रिटेन के लोग हैं, वो इंग्लिश वहाँ के लोग बोलते हैं तो वो इंग्लिश बचपन से बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट जो होता है वो सबसे बड़ा सहायक लक्षण होता है किसी भी भाषा को अर्जित करने में। ठीक है, ये एक अचेतन प्रोसेस होता है। अचेतन मीन्स क्या होता है कि इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन आपको याद नहीं करने होते, ये डायरेक्ट आपको अपने आप आ जाती है। हिंदी, अगर जैसे मैं हिंदी के बारे में अगर मेरा कोई हिंदी का टेस्ट ले तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। नॉर्मली मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है। और एक बात और कही गई है कि जो मातृभाषा है, मदर टंग जो भी है, वो आपकी मेनली ज़्यादा रिलेटेड होती है इस चीज़ से। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, वो ज़्यादा रिलेटेड रहती है आपकी। ठीक है, फिर आते हैं कि एक ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब मैंने ऊपर ही हिंदी में बता दिया था, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर, भाषा अधिगम। अधिगम मीन्स क्या होता है, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना। तो प्रयास, इस मतलब आप देखेंगे कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो आपने नोटिस किया होगा, उसके लिए आपको कोशिशें करनी होती हैं, है ना। क्या करना होता है, कोशिश करनी होती है, प्रयास करने होते हैं। अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा या आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तो आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आपका अर्जन एक अचेतन प्रोसेस था, वैसे ही ये एक चेतन प्रोसेस है। मतलब इसमें आपको रूल एंड रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें रूल एंड रेगुलेशन आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आते हैं आप, एक सेकेंड, इसको ऊपर ले लेते हैं, नहीं आ रहा है। इसका संबंध सेकंड भाषा से होता है। मतलब जो आपकी मदर टंग है वो आपका अर्जित कर लिया आपने खुद से, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज, जैसे अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या तमिल सीख रहा हूँ तो मुझे वो अर्जित करनी पड़ेगी, अर्जित नहीं करनी पड़ेगी, मुझे वो सीखनी पड़ेगी, कि उसका लर्निंग करनी पड़ेगी, उसका अधिगम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये औपचारिक जो नेचर होता है इसका, औपचारिक होता है। ठीक है, इसको रूल एंड रेगुलेशन हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक, तो ये होगा हमारा भाषा अधिगम, मतलब भाषा की लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, दूसरी चीज। अब आते हैं आपके
मैं अपनी जो ये फोटो है उसको उठा के इधर ले लेता हूँ नीचे साइड में, है ना, या ऊपर ही रहने देते हैं, है ना। फिर आते हैं आपके ये लक्ष्य भाषा और मातृभाषा, इसमें क्या अंतर है ना। लक्ष्य भाषा और मातृभाषा, ठीक है। तो लक्ष्य भाषा और मातृभाषा में छोटा सा अंतर है। जो लक्ष्य भाषा है उसको बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज, है ना। टारगेट कर लिया है जिसका हम कोई प्रयास करते हैं। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो ये मेरा टारगेट हो गया, मेरी टारगेट लैंग्वेज हो गई। और दूसरी हिंदी मुझे आती है तो ये मेरी मातृभाषा होगी। सिंपल सी चीज़। किसी भी चीज़ को टारगेटली अगर करना होता है तो वो आपका लक्ष्य होता है, और अगर वो अपने आप आती है तो वो मातृ होती है। मतलब मदर लैंग्वेज जो है वो आपकी पहली लैंग्वेज हुई और टारगेट भाषा आपकी दूसरी लैंग्वेज हुई, ठीक है। फिर आते हैं चौथे टॉपिक पर, भाषा के जो विविध रूप हैं वो, ठीक है। तो जो भाषा का विविध रूप है, मतलब इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो जो इसके टाइप्स हैं, है ना। टाइप्स क्या होंगे, मातृभाषा हो सकती है, राजभाषा हो सकती है, या राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो एक चीज़ बताइए, मातृभाषा कौन सी होगी। मातृभाषा वो होगी जहाँ हमने जन्म लिया है, उसके आसपास जो बोली या भाषा बोली जाती है। जैसे हमने हिंदी भाषी पे, मतलब वेस्टर्न यूपी में जन्म लिया है, तो यहाँ की हिंदी लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। किसी बच्चे ने साउथ में जन्म लिया है तो उसकी मलयालम हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है। अगर किसी ने ऐसी जगह जन्म लिया है जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है तो संस्कृत उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मातृभाषा होगी, है ना। अब किसी ने भोजपुरी बिहार में जन्म लिया है तो भोजपुरी उसकी मदर टंग हो गई, मतलब मातृभाषा हो गई, है ना। बोली है वैसे, भोजपुरी भाषा नहीं है, लेकिन वो मातृभाषा के रूप में काउंट की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रभाषा कौन सी है बताएं थोड़ा। तो राष्ट्रभाषा अगर लोग बोलें कि इंग्लिश है या हिंदी है तो वो गलत हो जाएगा आंसर। तो इसके आंसर में अगर पूछा जाए तो हमारी कोई भी मातृभाषा नहीं है, आज के टाइम में कोई भी वो राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राजभाषा देखी जाए तो राजभाषा वो भाषा होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर्ड की गई है। तो ऑफिशियली लैंग्वेज जो डिक्लेयर्ड की गई है वो की गई है, एक रूल आता है ओला, ठीक है, ठीक है। क्या आता है, ओला, जिसमें क्या है, जिसमें आपका ऑफिशियली लैंग्वेज एक्ट जिसको बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बिहाफ पर आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट, ये क्या बोलता है, ये हिंदी को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 343 सेकंड, ये इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देता है, ठीक है। क्या है, आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज देता है, और ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब, 1963, ठीक है। वो क्या है वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का एक्ट है जिसके बिहाफ पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपके पांचवें पॉइंट, मतलब टॉपिक पे, जिसमें आपको पढ़ना होगा, हाँ इसको अभी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। मेन विधियाँ, मतलब जो मेन, मतलब आपके विधियों को क्या बोलते हैं, लॉज हैं, है ना। मेन लॉज क्या होंगे किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो व्याकरण जो विधि है, व्याकरण विधि, है ना। तो व्याकरण विधि है, फिर उसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि, फिर सम्मिक्षण विधि, संप्रेक्षण परक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ये कितनी हो गई, ये 7 हो गई। टोटल कितनी होंगी, 7, ठीक है, टोटल 7। पहली व्याकरण विधि, दूसरी व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी प्रत्यक्ष, चौथी सम्मिक्षण, पांचवी संप्रेक्षण परक, छठी आगमन और सातवीं निगमन, ठीक है। तो व्याकरण विधि में क्या होता था, व्याकरण विधि में ये होता था कि आपको रूल एंड रेगुलेशन, मतलब उसी पर फोकस किया जाता था कि आपको रूल्स याद करने हैं तब जाके आपको व्याकरण आएगी, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि क्या हुई, व्याकरण अनुवाद विधि ये हुई कि आपको रूल एंड रेगुलेशन जो हैं उनका ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा, आपको सिखा दी जाएगी, आपको आपकी मदर टंग में उसे बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा कि प्रत्यक्ष विधि में मैं आपको सीधे मौखिक वार्तालाप करके
मतलब सीधे बता दूंगा कि भाई ये होता है, ठीक है। इसमें कोई मातृभाषा का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट मौखिक वार्तालाप की जाती है। फिर समीक्षण विधि क्या होती है? समीक्षण विधि को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एक्टेलेक्टिक मेथड बोलते हैं, एक्लेटिक मेथड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ें हैं उसमें प्रैक्टिकल करके आप चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करके उसमें चीज़ों को सिखाया जाता है। फिर आते हैं आपका संप्रेषण परक, कम्युनिकेशन मतलब जिसको बोलते हैं संप्रेषण परक, है ना। कम्युनिकेट करके मतलब हम दोनों आपस में, या कोई आप दो दोस्त या आपकी दोस्त जो भी है वो आपस में कम्युनिकेशन करके प्रत्यक्ष विधि के उसको और अच्छा बना के एक भाषा का यूज़ करके, मतलब हमने ग्रुप बनाया, एक भाषा फिक्स की कि हम इस भाषा में बात करेंगे, उसमें सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कम्युनिकेशन विधि, है ना। फिर आते हैं आगमन, ठीक। तो आगमन में क्या होता है? आगमन में की जो भी चीज़ें हैं आपकी, उसमें आप ये देखिए कि आप इंडक्टिव मेथड होता है, मतलब उदाहरण दीजिए। आगमन में क्या होता है? उदाहरण दीजिए, कोई टॉपिक समझाना है आपको, एक एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसके बाद उसको समझा दीजिए, ठीक है। जैसे मैं किसी चीज़ का उदाहरण दे दूं कि ये आगरा है, तो आगरा का मैं ताजमहल दिखाऊं, फिर उसके बारे में बताने लग जाऊं, तो मतलब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है निगमन। निगमन को इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें पहले उदाहरण नहीं दिया जाता, पहले एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, इसमें पहले रूल बताया जाता है, तब इसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपके दूसरे टॉपिक पे। ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आप सभी को पता है ना। जीन पियाजे चचा हमने पढ़ रखा है, इनकी थ्योरी कौन सी थ्योरी है? संज्ञानात्मक थ्योरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे चचा के द्वारा, ठीक है। फिर आप इसको अगर हम देखें, इनके बारे में अगर जानें, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो भाषा के लिए विचार करके, इनके जो थॉट्स आए भाषा को बेस रख के, कि इसमें अगर कोई बच्चा अपने आप को केंद्र में रखता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब अहम केंद्रित जो भाग है उसको वैल्यू इन्होंने बहुत कम दी है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक अगर कोई बात है तो उसको वैल्यू कम दी है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को चीज़ों को कर करके ही सीखना पड़ता है, कि आप ये नहीं है कि मतलब बच्चा अपने आप से बात करे और सीखने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक। फिर आते हैं जो विचार है और भाषा है, उसके ऊपर जीन पियाजे जी की क्या थॉट्स हैं। तो विचार और भाषा के बारे में अगर बोला जाए तो जीन पियाजे कहते हैं कि विचार आपके सबसे पहले आते हैं, उसके बाद विचारों को पूरा करने के लिए आपकी भाषा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विचार पहले आते हैं, भाषा की ज़रूरत विचारों को पूरा करने के लिए पड़ती है। ये कौन कहता है? जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। इतनी हो गई किसकी बात? जीन पियाजे जी की बात। फिर आते हैं आपके दूसरे थिंकर जो हैं, वो हैं लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इनके जो मतलब सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, थ्योरीज दी हैं, वो याद होनी चाहिए, तो उससे अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उनका क्या था जीन पियाजे जी का? संज्ञानात्मक, है ना, बच्चों को करके सीखना है, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका था कि आपका जो समाज है, जो संस्कृति चल रही आ रही है, उससे कोई बच्चा सीखता है ना। भाषा को इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट टूल बताया। मैंने सीडीपी की क्लास में बताया था कि भाषा को वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल बताया है। जिसने सीडीपी की क्लास नहीं देखी है प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि आपके 13 जनवरी तक ये एग्ज़ाम जाने वाले हैं। लकीली आपको ये क्लास बहुत जल्दी मिल गई है। जिनके कल एग्ज़ाम है 21 तारीख को या 20 तारीख को, उनको ये नहीं मतलब इतनी जल्दी मिल पाई, उसके लिए सॉरी। बट जिनके 13 तारीख तक एग्ज़ाम है उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, मैं गारंटी ये कह सकता हूँ। तो प्लीज़ उस क्लास को भी देखिए आप, आपको ईजी रहेगा, है ना। फिर आते हैं, फिर इन्होंने ये कहा कि बेस्ट टूल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी बच्चे का विकास करने में मददगार जो हो सकता है, ठीक है। ये कहते हैं कि आपके आसपास का जो एरिया है उससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। आसपास के एरिया से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। कहाँ से सीखता है बच्चा?
सबसे ज़्यादा सीखता है आसपास के एरिया से, ठीक है। ओके, एक सेकंड, है ना। कहाँ से सीखता है? आसपास के एरिया से। फिर समाज के साथ जो अंत्य क्रियाएं हैं उसको करके बच्चा और ज़्यादा सीखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में बात ना करे तो वो सीखेगा नहीं, बात करेगा तो सीखेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, ठीक है। और इन्होंने अब जैसे खुद से बात करना जीन पियाजे जी ने मना किया है, खुद से बात करके बच्चा नहीं सीखता। बट वायोगस्की क्या कहते हैं, बच्चा खुद से बात करके अपनी चीज़ों को सीखता है और अपने आप को इंडक्शन देता है, इंडिकेशन देता है कि यार ये करना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा फ़ोन देख रहा होता है और उसके कोई चीज़ खिलौना विलौना टूट जाए तो वो ये कहता है अच्छा मुझे ये करना चाहिए, घोड़े की टांग टूट गई, है ना। तो ये देखना होता है, ठीक है। तो बच्चा खुद से बात करके भी सीखता है, ठीक। फिर आते हैं, एक और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं कि इन्होंने जो विचार और भाषा को कौन महत्वता देता है, तो जीन पियाजे ने विचार को महत्वता पहले दी है, फिर भाषा उसके बाद आती है। उन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है कि भाषा और विचार दोनों पैरेलल चलते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को फिक्स कर दें कि ये पहले आया है या ये बाद में आया है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके तीसरे नवाब के पास, मतलब जो हैं आपके नोम चॉम्स्की, है ना। नोम चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं? नोम चॉम्स्की साहब ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भाषा को गेन करने के लिए जन्मजात स्टार्ट होते हैं। मतलब वो उनके अंदर एक क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की क्षमता। इनकी थ्योरी यही बात कहती है कि भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नोम चॉम्स्की के द्वारा। भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, वो बच्चे जन्म से ही भाषा को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी नोम के द्वारा दिया गया है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत क्या कहता है? यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत ये बोलता है कि हर भाषा, जो विश्व की जितनी भी भाषा हैं उसमें एक स्पेसिफिक ग्रामर है जो कि सब में कॉमन है, ठीक है। कौन बोलता है? नोम चॉम्स्की, ठीक। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही होगी बट ये आपका रिवीजन है, ऐसा नहीं है कि मतलब इससे पहले आपने कुछ सीखा नहीं होगा। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपके अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका भाषा कौशल, है ना। भाषा कौशल, एक मिनट, हाँ सॉरी। भाषा कौशल, तो भाषा कौशल के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, है ना। एक आता है आपका सुनना, एक आता है बोलना, एक आता है पढ़ना, एक आता है लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बच्चा सुने, यही क्रम होता है। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलना स्टार्ट करेगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करेगा और फिर लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैं आपसे सुनूंगा, मतलब आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। फिर यही बात आप बोलेंगे और फिर यही बात आप पढ़ेंगे और यही बात फिर आप लिखेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 मतलब पिलर्स हैं, यही होते हैं भाषा कौशल के और यही इनका क्रम है, ठीक है। फिर आप एक चीज़ और देखें कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, मैं यहाँ से अभी रब कर देता हूँ इस चीज़ को, अब आप देखेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये, एक मिनट, जो सुनना है और जो पढ़ना है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? रिसीव कर रहे होते हैं। सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये रिसीव कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, है ना। और जो बोलना है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो आपका बोलना है और लिखना है वो क्या है? वो अभिव्यक्ति है, मतलब प्रोडक्टिव है, वो दिखा रहा है, कुछ करके दिखा रहा है, ठीक है। वो क्या है? वो आपका प्रोडक्टिव है, मतलब प्रोडक्ट, कुछ काम हो रहा है उसमें, ठीक। फिर एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, वो क्या है, एक मिनट, ठीक है, सॉरी। वो क्या है? वो है आपका प्राइमरी लैंग्वेज। प्राइमरी चीज़ क्या होती है और रेनफोर्समेंट क्या होता है? तो प्राइमरी में क्या आते हैं? लर्निंग और स्टडी, मतलब है ना स्पीकिंग। तो एल और एस किस में आते हैं? आपके प्राइमरी में, रेनफोर्समेंट में, स्टडी और राइटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भाषाई विकार,
मतलब जो लैंग्वेज के मतलब डिमेरिट्स मान लीजिए, खराबी मान लीजिए उसमें, वो है, ठीक है। तो अफ्रेंशिया, अफ्रेंशिया क्या होता है? अफ्रेंशिया होता है किसी भी भाषा को समझने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अफ्रेंशिया, ठीक है। फिर आते हैं डिसलेक्सिया। ये मैंने सारी चीज़ें सीडीपी में पढ़ा रखी हैं और बहुत बाकायदा बहुत एग्जाम्पल दे दे के उसको पढ़ाया हुआ है। तो आप उसको सीडीपी की एक क्लास देख लीजिए, 1 घंटे की है और आपका पूरा सीडीपी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती हैं बच्चों को, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। फिर आते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब पिक्चर कोई होगा तो लिखने में उसको परेशानी हो रही होगी, लिखने में समस्या आती है। फिर अप्रेशिया, अप्रेशिया होती है बच्चों को जो बोलने में, मतलब जो लड़खड़ा के बोलते हैं उन बच्चों को बोलने में परेशानी आना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका शिक्षा के त्रिआयामी प्रक्रिया, है ना। शिक्षा की त्रिआयामी प्रक्रिया मतलब एक 3 फेजेस में होता है। पहले ये 2 ही फेजेस में होता था, फिर बाद में जॉन डुई साहब ने क्या बोला कि ये 3 फेज में होना चाहिए, टीचर, स्टूडेंट और विषय वस्तु, मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट और विषय वस्तु, आपकी ये 3 आयामी प्रक्रिया होती है शिक्षा को गेन करने में या कि शिक्षा को सिखाने में, ठीक है। ये किसके द्वारा है? जॉन डुई, जॉन डुई के द्वारा ये सिद्धांत आया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका शिक्षण सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला, ठीक है। शिक्षण सूत्र, आपका टीचिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टीचिंग का फॉर्मूला होना चाहिए, 3 पॉइंट इसमें मेनली दिए जाते हैं आपका, जैसे ज्ञान से अज्ञान की ओर, है ना, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि मुझे अगर ये आता है तो मुझे टीचर को ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे को ये आता है, उससे बेस को स्टार्ट करके उसको आगे की चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। फिर आता है मूर्त से अमूर्त की ओर, अगर मुझे पता है कि इस बच्चे को नहीं आता है और ये चीज़ उसको नहीं पता है तो उसे उसका बेस बनवाना चाहिए और फिर उसे दूसरी अननोन चीज़ों को बताना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जटिल से, मतलब सरल से जटिल की ओर। मैं बताऊं कि यार ये कंप्यूटर होता है और मैं C++ पढ़ाने लग जाऊं, नहीं, उसको पहले बेसिक्स बताने चाहिए कंप्यूटर के, फिर उसे मतलब आगे की C++ या उसकी लैंग्वेजेस करानी चाहिए, ठीक है। मतलब सरल से जटिल की ओर, ईजी से मतलब कॉन्ट्रास्ट की ओर, ठीक है। फिर आते हैं आपके शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचिंग करते समय आपको कौन कौन से सामग्रियों, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इसमें होता है एक दृश्य सामग्री, है ना, फिर एक होता है श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। दृश्य सामग्री मतलब क्या होता है कि वाइट बोर्ड, है ना, जैसे ये वाइट बोर्ड में सब पीछे लगा हुआ है ना, वाइट बोर्ड की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत है, आपके चार्ट पेपर्स की ज़रूरत है जिसमें देख के कोई बच्चा जिसको सीख सके, है ना। फिर श्रव्य सामग्री क्या होता है? जैसे श्रव्य सामग्री होता है ऑडियो क्लासेस जिन आजकल मिल रही हैं बच्चों को, है ना, ऑडियो क्लासेस, रेडियो मान लीजिए, है ना, तो जो ऑडियो की फॉर्म में आप बच्चा सीखे आपसे, ठीक है, वो होता है श्रव्य सामग्री। फिर होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं जिसमें मैं दिख भी रहा हूँ, लिखा भी जा रहा है, सुना भी दे रहा है, ये होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर आता है क्रिया सहायक सामग्री, जिसमें बच्चा कुछ करके देखे, मतलब मैं आपको यहाँ बुला लूँ अपने पास और आपसे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वगैरह करवा के देखूँ, जैसे लैब वगैरह में हम केमिस्ट्री की लैब में करते हैं, फिजिक्स की लैब में करते हैं, स्टेडियम में स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो करते हैं, जो करके देखते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली करके की जाती हैं, है ना। इसका यूज़ क्यों होता है इन सामग्रियों का? तो एक रुचिकर चीज़ें बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक उनको, मतलब उनको नेचर में आए वो चीज़ें, भागीदारी उनकी ज़्यादा हो, मतलब करके देखें बच्चे, और इजी कर दें, मतलब चीज़ों को इजी कर दिया जाए जिससे बच्चे उसमें मज़ा ले सकें, ठीक है। फिर आते हैं आपके, अब लास्ट ही होगा, ये ख़त्म होने वाला है, देखिए कितनी जल्दी पूरी ख़त्म, है ना। फिर आते हैं मूल्यांकन और आपके उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन ये होता है कि आप मेरा मूल्यांकन करें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ आपको, उसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये करना होगा अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, उसके लिए आप कमेंट करें, है ना। तो ये होता है मूल्यांकन, किसी चीज़ का आकलन करना और मापन करना, ठीक है। फिर उपचारात्मक क्या होता है? उपचारात्मक होता है कि जैसे
रेमेडियल है ना, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक, किसी भी चीज़ को पता करके उसका उपचार करना है ना, उसकी कमियों को सही करके उसको समझाना, ये होता है उपचारात्मक। ठीक है, फिर आते हैं उपलब्धि परीक्षा। उपलब्धि परीक्षा क्या होती है? उपलब्धि परीक्षा होती है उपलब्धि, कोई अचीवमेंट कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका टेस्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट, कि मैंने जो सिखाया था वो ये बच्चा सीख पाया है कि नहीं। ठीक है, यही होता है सिंपल सी चीज़। फिर दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा मतलब होता है कितना सीख पाया है ना, अगर सीख पाया भी है तो कितना सीख पाया है, किस हद तक सीख पाया है, या अब ये दक्ष हो भी गया या नहीं हो गया। फिर आते हैं अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चा सीखना चाहता भी है कि नहीं सीखना चाहता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक टेस्ट होते हैं ये, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, फिर ये लास्ट टॉपिक है आपका बहुभाषिक, मतलब जो होते हैं वो क्या होता है बहुभाषिकता। तो इसमें मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी लैंग्वल, तो जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आपने देखा होगा मैं एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश में बोला है ना, मल्टी लैंग्वेज इंग्लिश में बोला, एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का यूज़ करना, इसको बोलते हैं मल्टी लैंग्वेजेस। एक भाषा आपकी जो मातृभाषा है उसके साथ साथ आप दूसरी सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज यूज़ करें, उसको बोलते हैं बहुभाषिकता। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेता हूँ, इससे आगे तो कुछ नहीं है, नहीं इससे आगे कुछ नहीं है। तो आप इस क्लास को, जो कि आपकी हो चुकी है हिंदी पेडागोजी, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम जो आपके लिए कर रहे हैं या हम जो आपसे सीख रहे हैं या आप जो हमसे सीख रहे हैं वो और भी बच्चे सीख सकें। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि 13 तक आपके ये टेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, जिसमें हम इंग्लिश की पेडागोजी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स और ईवीएस वगैरह की क्लास रहेगी। आपकी सीडीपी की क्लास में डाल चुका हूँ, उसका लिंक आपको क्लास के इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप घर पे रह के मस्त पढ़ाई करें, मस्त सीखें, और हम लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।